इस वीडियो में हम पढ़ेंगे संयुक्त राष्ट्र की महासभा यानी कि UNGA यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, ध्यान से सुनना, क्योंकि हमें यह सीखना है कि BA में या MA में इस टॉपिक का आंसर किस प्रकार लिखना है। यदि सिर्फ आपको नॉलेज चाहिए तो आपके लिए 2 मिनट का वीडियो काफ़ी रहेगा, लेकिन यदि आपको ये सीखना है कि BA के एग्ज़ाम में और MA के एग्ज़ाम में आंसर कैसे लिखना है तो फिर आपको बड़ी वीडियो देखनी ही पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हमें 8 बातें पढ़नी हैं। सबसे पहले इसकी भूमिका यानी कि महासभा क्या है, उसके बाद में प्रतिनिधित्व, उसके बाद में महासभा में मतदान की प्रक्रिया यानी कि देश किस प्रकार मतदान करते हैं, चौथा है शांति के लिए एकता प्रस्ताव, पांचवा अधिकार एवं कर्तव्य, छठा ऐच्छिक कार्य, सातवां अनिवार्य कार्य और आठवां पढ़ेंगे महासभा की प्रतिष्ठा में वृद्धि के कारण। और उसके बाद में थोड़ा सा देख लेंगे इसका मूल्यांकन। तो सबसे पहले पढ़ते हैं महासभा की भूमिका। महासभा संयुक्त राष्ट्र संघ का सर्वाधिक वृहद एवं महत्वपूर्ण अंग है। डेविड कुशमैन के अनुसार महासभा UNO का केंद्रीय अंग है। तो डेविड कुशमैन क्या कहता है कि जो महासभा है वह संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख अंग है या केंद्रीय अंग है। आइकेल बर्गर के अनुसार यह विश्व का उन्मुक्त अंतःकरण है। इसे मानव समाज की चेतना का केंद्र कहा जाता है। वांडेनबर्ग ने इसे विश्व की लघु संसद कहा है। इस संस्था के संस्थापकों का उद्देश्य महासभा को एक महान अंतर्राष्ट्रीय नैतिक तथा राजनीतिक मंच बनाना था। UNO के सभी सदस्यों को महासभा में बैठने का अधिकार प्राप्त है। तो ये हो गई इसकी भूमिका। तो जैसे कि सरकार होती है उसके 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो जो यह महासभा है इसको हम संयुक्त राष्ट्र संघ की विधायिका या संसद कह सकते हैं, और जो सुरक्षा परिषद है उसको UNO की कार्यपालिका बोल सकते हैं, और जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है उसको UNO की न्यायपालिका बोल सकते हैं। तो ये हो गई इसकी भूमिका। अब देखते हैं महासभा में प्रतिनिधित्व यानी कि रिप्रेजेंटेशन। महासभा में UNO के सभी सदस्यों को प्रतिनिधित्व प्राप्त है। UNO मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ। प्रत्येक राष्ट्र को एक मत देने का अधिकार प्राप्त है। प्रत्येक राष्ट्र को अधिकतम 5 प्रतिनिधि भेजने का अधिकार है। तो जो प्रत्येक राष्ट्र है वह महासभा में अपने 5 प्रतिनिधियों को भेज सकता है। प्रतिनिधियों को वाद विवाद में भाग लेने का अधिकार तो है, लेकिन वोट देते समय एक राष्ट्र का एक ही वोट माना जाता है। तो जो महासभा है उसमें प्रत्येक राष्ट्र को एक मत या एक वोट देने का अधिकार प्राप्त है। महासभा वर्तमान युग में विश्व लोकमत का प्रतीक बन गई है। तो विश्व लोकमत का प्रतीक कैसे बन गई है? क्योंकि महासभा में विश्व के लगभग सभी देश शामिल हैं। तो ये तो गया प्रतिनिधित्व। अब देखते हैं मतदान की प्रक्रिया यानी कि महासभा में मतदान किस प्रकार होता है। महासभा में राष्ट्रों की समानता का सिद्धांत अपनाया गया है और
प्रत्येक सदस्य का एक ही मत होता है। महत्वपूर्ण प्रश्नों पर निर्णय महासभा के उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से होता है। ठीक है, तो जो महासभा में यदि किसी महत्वपूर्ण प्रश्न पर निर्णय करना हो तो उस पर 2/3 बहुमत से निर्णय लिया जाता है। अन्य प्रश्नों पर निर्णय उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से किए जाते हैं। ठीक है, तो जो महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं उन पर निर्णय 2/3 बहुमत से लिए जाते हैं और जो अन्य प्रश्न हैं उन पर निर्णय साधारण बहुमत से लिए जाते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्नों की सूची में निम्नलिखित प्रश्न शामिल हैं, यानी कि जो ये नीचे वाले प्रश्न हैं इन पर 2/3 बहुमत से निर्णय होता है। इनमें पहला है अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने के लिए सिफारिशें करना। दूसरा है सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन करना। तीसरा है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के सदस्यों का निर्वाचन करना। चौथा है न्यास परिषद के सदस्यों का निर्वाचन। पांचवा है संयुक्त राष्ट्र संघ में नए सदस्यों का प्रवेश। छठा है सदस्यता के अधिकारों एवं विशेषाधिकारों का निलंबन। सातवां है सदस्यों का निष्कासन। आठवां है बजट संबंधी प्रश्न। तो ये जो सभी 8 निर्णय हैं ये निर्णय महासभा के 2/3 बहुमत से लिए जाते हैं। इनके अलावा जितने भी निर्णय होते हैं वे साधारण बहुमत से किए जाते हैं। अब आगे देखते हैं महासभा का वार्षिक अधिवेशन नियमित रूप से सितंबर महीने के तीसरे मंगलवार से शुरू होता है और दिसंबर के मध्य तक चलता है। तो महासभा का प्रत्येक वर्ष अधिवेशन सितंबर महीने के तीसरे मंगलवार से शुरू होता है। प्रत्येक अधिवेशन के आरंभ में महासभा नए अध्यक्ष का निर्वाचन करती है और जो भारत की विजय लक्ष्मी पंडित हैं वे महासभा की अध्यक्ष रह चुकी हैं। अब देखते हैं महासभा के अधिकार और कर्तव्य। सुरक्षा परिषद के अंतर्गत विचाराधीन विषयों पर महासभा वाद विवाद कर सकती है, लेकिन जब तक सुरक्षा परिषद महासभा के निर्णय की मांग न करे तब तक महासभा निर्णय नहीं कर सकती है। ठीक है, तो पहला अधिकार या पहला कर्तव्य क्या है कि जो सुरक्षा परिषद के अंतर्गत जो वाद विवाद होते हैं उन पर सुरक्षा परिषद के अंतर्गत जो विषय होते हैं जिन पर सुरक्षा परिषद ने अभी तक निर्णय नहीं लिया है, ऐसे विषयों पर महासभा वाद विवाद कर सकती है, लेकिन उन पर कोई निर्णय नहीं कर सकती। यदि सुरक्षा परिषद निर्णय की मांग करे तभी महासभा ऐसे विषय पर निर्णय कर सकती है। सुरक्षा परिषद तथा अन्य अंग अपने वार्षिक कार्यों की रिपोर्ट महासभा के पास भेजते हैं और महासभा में निर्धारित तिथि को इन पर विचार होता है, लेकिन महासभा सुरक्षा परिषद की रिपोर्ट पर आलोचना करने के अतिरिक्त बदलाव नहीं कर सकती। ठीक है, तो जो सुरक्षा परिषद है और यूएनओ के अन्य अंग हैं वे अपनी वार्षिक रिपोर्ट महासभा के पास भेजते हैं, लेकिन जो सुरक्षा परिषद की वार्षिक रिपोर्ट है इस पर केवल महासभा में चर्चा हो सकती है, बदलाव नहीं हो सकता।
अब आगे और अधिकार देखते हैं या और कर्तव्य देखते हैं। महासभा द्वारा सुरक्षा परिषद के 10 अस्थायी सदस्यों, आर्थिक तथा सामाजिक परिषद के 54 सदस्यों एवं न्यास परिषद के अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के सदस्यों को निर्वाचित करने का अधिकार समान रूप से महासभा एवं सुरक्षा परिषद को है। यूएनओ का बजट महासभा द्वारा ही स्वीकृत होता है। यूएनओ की सदस्यता का अर्थ महासभा की सदस्यता ही होता है। उद्दंड राष्ट्रों को निकालने का अधिकार महासभा को प्राप्त है, यानी कि जो देश संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर का पालन नहीं करते हैं उनको महासभा सदस्यता से निष्कासित कर सकती है। तो ये हो गए महासभा के अधिकार और कर्तव्य। अब देखते हैं महासभा के ऐच्छिक कार्य। देखो यहाँ पर ऐच्छिक कार्य का मतलब है जब सुरक्षा परिषद महासभा से कुछ कार्य करने के लिए कहे तब महासभा जो कार्य करती है उनको बोलते हैं ऐच्छिक कार्य। देखो यहाँ पर ऐच्छिक कार्य का मतलब यह नहीं है कि जो महासभा की इच्छा पर निर्भर हों, बल्कि ऐच्छिक कार्य का मतलब यह है कि महासभा जब कोई कार्य करे, जब उसे सुरक्षा परिषद द्वारा कार्य करने के लिए कहा जाए। अब देखते हैं ऐच्छिक कार्य के अंतर्गत क्या क्या बातें हैं। ऐच्छिक कार्य के अंतर्गत शांति की स्थापना, अंतर्राष्ट्रीय शांति के खतरे को दूर करना और सुरक्षा तथा निशस्त्रीकरण के लिए समस्त देशों में सहयोग स्थापित करना है। इन सब विषयों के संबंध में महासभा तभी अपना मत निश्चित कर सकती है जब सुरक्षा परिषद उससे परामर्श के लिए अनुरोध करे। तो ये हो गए ऐच्छिक कार्य। अब देखते हैं अनिवार्य कार्य। अनिवार्य कार्य का मतलब है ऐसे कार्य जो सिर्फ और सिर्फ केवल महासभा के लिए ही अनिवार्य होते हैं। महासभा अपनी इच्छा से इन कार्यों को करती है। तो पहला है यूएनओ का बजट पारित करना, दूसरा है सुरक्षा परिषद तथा अन्य संगठनों की रिपोर्ट पर विचार करना, तीसरा है न्यास परिषद का निरीक्षण करना, चौथा है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के उद्देश्यों से आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शिक्षा तथा स्वास्थ्य के क्षेत्र में अध्ययन व जांच पड़ताल करना, और पांचवा है प्रत्येक व्यक्ति को बिना जाति, लिंग, भाषा व धर्म के भेदभाव के मानवाधिकारों का प्रयोग करने में सक्षम बनाना। तो ये हो गए अनिवार्य कार्य। अगर ज़्यादा याद ना रहे तो आप 3 कार्य याद कर लेना शुरू वाले। और 3 कार्य कौन कौन से हैं? जैसे बजट पारित करना, रिपोर्ट पर विचार करना और न्यास परिषद का निरीक्षण करना। अब देखते हैं शांति के लिए एकता प्रस्ताव। विश्व शांति की स्थापना के क्षेत्र में महासभा को उपयोगी बनाने का महत्वपूर्ण प्रयास 3 नवंबर 1950 को किया गया, जिस दिन शांति के लिए एकता प्रस्ताव स्वीकार किया गया। तो महासभा में शांति के लिए एकता प्रस्ताव कब स्वीकार किया गया था? 3 नवंबर 1950 को। और किसके लिए? विश्व शांति की स्थापना के लिए। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अनेक कारणों से उन दिनों सोवियत संघ सुरक्षा परिषद की कार्यवाही का बहिष्कार कर रहा था। 1 अगस्त 1950 को उसने, यानी कि सोवियत संघ ने
पुनः सुरक्षा परिषद की कार्यवाही में भाग लेना शुरू कर दिया। पश्चिमी शक्तियों को यह भय हो गया कि उत्तरी कोरिया द्वारा दक्षिण कोरिया पर किए जा रहे आक्रमण को सोवियत संघ के वीटो के कारण सुरक्षा परिषद में नहीं रोका जा सकेगा। देखो, ये उस समय की बात है जब उत्तरी कोरिया ने दक्षिण कोरिया पर आक्रमण कर दिया था और जो उस समय विश्व शांति स्थापित करने की जिम्मेदारी केवल सुरक्षा परिषद के पास थी। और सुरक्षा परिषद में वीटो का इस्तेमाल होता है, यानी कि यदि कोई निर्णय किया जाता है और उस निर्णय के विरुद्ध कोई देश जो स्थायी देश है वह वीटो का इस्तेमाल कर देता है तो वह निर्णय नहीं हो पाता है। तो पश्चिमी शक्तियों को लगा कि अब जब सोवियत संघ ने सुरक्षा परिषद की बैठकों में भाग लेना शुरू कर दिया है तो यदि हम उत्तर कोरिया को दक्षिण कोरिया पर आक्रमण करने से रोकने के लिए कोई प्रस्ताव पारित करेंगे तो सोवियत संघ उसमें वीटो का इस्तेमाल कर देगा। इस कारण उत्तरी कोरिया को नहीं रोका जा सकेगा। अमेरिका ने अवसर पाते ही महासभा को शांति एवं सुरक्षा स्थापित करने की शक्ति दिलाने का सफल प्रयास किया। सोवियत संघ ने अमेरिका के इस प्रयास को बहुमत का दुरुपयोग बताया। तो अमेरिका को डर लगा या पश्चिमी देशों को डर लगा कि यदि सोवियत संघ वीटो का इस्तेमाल कर देगा सुरक्षा परिषद में तो उत्तरी कोरिया को आक्रमणकारी घोषित नहीं किया जा सकेगा। तो इसलिए अमेरिका और पश्चिमी देशों ने महासभा में शांति के लिए एकता प्रस्ताव को पारित करवा लिया। देखो, यहाँ पर थोड़ा सा धुंधला दिखाई दे रहा है, इसलिए आप वीडियो की क्वालिटी को थोड़ा सा ज़्यादा कर लेना, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं। इस प्रस्ताव के फलस्वरूप महासभा को सामूहिक कार्यवाही एवं सेना का उपयोग करने की सिफारिश का अधिकार मिल गया। यदि सुरक्षा परिषद विश्व शांति एवं सुरक्षा की स्थापना करने में असमर्थ हो जाती है तो 24 घंटे के अंदर महासभा का आपातकालीन अधिवेशन बुलाया जा सकता है। तो जो शांति के लिए एकता प्रस्ताव है वह महासभा द्वारा पारित किया गया और उसमें यह निर्धारित किया गया कि यदि सुरक्षा परिषद विश्व शांति की स्थापना करने में असमर्थ सिद्ध हो जाती है तो 24 घंटे के अंदर महासभा का विशेष अधिवेशन बुलाया जा सकता है। तो ये हो गया शांति के लिए एकता प्रस्ताव। अब देखते हैं महासभा की प्रतिष्ठा में वृद्धि के कारण। सुरक्षा परिषद की तुलना में महासभा का महत्व बढ़ रहा है। सुरक्षा परिषद की अपेक्षा वर्तमान में महासभा की शक्तियों में निरंतर वृद्धि हो रही है। इसके प्रमुख कारण इस प्रकार है, यानी कि महासभा की प्रतिष्ठा दिन प्रतिदिन क्यों बढ़ती जा रही है, इसके कारणों के बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहला कारण है महासभा में सभी देशों को प्रतिनिधित्व मिला हुआ है। इससे यह विश्व जनमत का प्रतीक बन गई है। जनमत की शक्ति के कारण इसके द्वारा लिए गए निर्णयों की उपेक्षा करना किसी भी राष्ट्र के लिए संभव नहीं होता है। तो पहला कारण क्या हो गया कि महासभा में सभी देशों को प्रतिनिधित्व प्राप्त है। इस कारण यह विश्व जनमत का प्रतीक बन गई है और इसके कारण यह कोई निर्णय लेती है तो राष्ट्रों को स्वीकार करना पड़ता है। दूसरा कारण है
राज्यों के आपसी विवादों को दूर करने के लिए महासभा द्वारा जो प्रस्ताव पारित किए गए हैं उनका असाधारण महत्व रहा है। तीसरा है, सुरक्षा परिषद में वीटो के बार बार प्रयोग होने के कारण अनेक बार महासभा को महत्वपूर्ण भूमिका का अवसर मिला है। तो जो सुरक्षा परिषद है उसमें देश बार बार वीटो का प्रयोग करते रहते हैं, इस कारण कोई निर्णय नहीं हो पाता है। तो इसकी वजह से भी महासभा को महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का अवसर मिल जाता है। वीटो से उत्पन्न गतिरोध को दूर करने के लिए महासभा ने पहले छोटी असेंबली बनाई थी और बाद में शांति के लिए एकता प्रस्ताव पारित किया था। तो देखो यहाँ पर एक नाम आया है छोटी असेंबली। इसके बारे में मैंने आपको नहीं पढ़ाया है क्योंकि 1952 के बाद से इसकी कोई भी बैठक नहीं हुई है। चौथा कारण है, यूएनओ की सदस्य संख्या में निरंतर होने वाली वृद्धि इसके आकार व प्रतिष्ठा की वृद्धि का स्वाभाविक कारण रही है। महासभा का प्रारंभ 51 सदस्यों से हुआ और वर्तमान में सदस्य राष्ट्रों की संख्या 193 है। पांचवा है, महासभा को विश्व का उन्मुक्त अंतःकरण कहा जा सकता है क्योंकि यह परमाणु बम से लेकर मानवीय कल्याण तक की सभी समस्याओं पर विचार करती हैं। छठा है, सुरक्षा परिषद के साथ ही महासभा को भी अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के प्रश्नों पर विचार करने का अधिकार है। इस अधिकार का समुचित प्रयोग कर महासभा ने अपनी प्रतिष्ठा में वृद्धि की है। अब देखते हैं थोड़ा सा इसका मूल्यांकन। महासभा को आधुनिक विश्व का उन्मुक्त अंतःकरण कहा जाता है। महासभा की प्रतिष्ठा में दिन प्रतिदिन वृद्धि होती जा रही है। इसने विश्व शांति और सुरक्षा स्थापित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यद्यपि महासभा के निर्णयों का सरकारों के लिए कोई कानूनी बंधन नहीं है, लेकिन ये निर्णय जनमत का प्रतीक तथा नैतिक अधिकारों से संपन्न होते हैं। इस कारण सामान्यतः सदस्य देश महासभा के निर्णयों को मान लेते हैं। तो जो महासभा के निर्णय हैं वे सदस्य देशों के लिए बाध्यकारी नहीं होते हैं, लेकिन जनमत का प्रतीक होने के कारण सदस्य देश महासभा के निर्णयों को सामान्यतः स्वीकार कर लेते हैं। तो ये हो गई हमारी संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा। यदि आप एग्ज़ाम में इस तरीके से लिख के आते हैं तो इस बात की गारंटी है कि आपको 80% से ज़्यादा मार्क्स इस क्वेश्चन में आपको कन्फर्म मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आज का टॉपिक।